नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ द्वितीय विषय इतिहास में शेर शाह सूरी द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं। देखिए, शेरशाह सूरी का जो 15 वर्ष का शासन काल रहा था, उसमें 5 वर्ष उसने शासन किया था अफगानों का। इसी बीच शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं में फेरबदल किया था। आज भी शेरशाह सूरी को न केवल एक सफल विजेता और कुशल कूटनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ प्रतिभा का धनी भी इतिहासकार मानते हैं। उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना था। राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। न्याय और समानता के नियम सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू करे और वह अपने अधिकारियों को कठिन अनुशासन में रखे ताकि वे प्रजा के साथ अनुचित व्यवहार न कर सके। अबुल फजल ने लिखा है कि शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया, जबकि डॉक्टर त्रिपाठी जी एवं डॉक्टर परमाशरन जी लिखते हैं कि शेरशाह सूरी वास्तव में एक व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। अर्थात कुल मिलाकर देखें तो हम ये मान सकते हैं कि शेरशाह सूरी एक साम्राज्य में खासा फेरबदल कर उसे सुदृढ़ बनाना चाहता था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी द्वारा केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या सुधार किए गए और किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं वो की थी। तो देखिए, शेरशाह सूरी का शासन एक तांत्रिक शासन था, अर्थात समस्त शक्ति राजा में थी और वही स्वयं कानून बनाता था और उसे लागू भी करता था। यद्यपि उसके पास मंत्री थे, किंतु वे केवल राजा की आज्ञा का पालन करते थे। अब्बास खां के अनुसार शासन के प्रत्येक कार्य को शेरशाह सूरी स्वयं देखता था, चाहे वह कार्य छोटा हो या बड़ा। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है कि शेरशाह सूरी ने विशाल साम्राज्य के सभी विभागों में निपुणता की ओर ध्यान नहीं दिया। फलतः प्रांतीय शासन अत्यंत निर्बल रहा था। लेकिन ये त्रिपाठी जी की धारणा है, इसे इतिहासकार है वो भ्रामक मानते हैं, क्योंकि यदि प्रांतीय शासन तंत्र निर्बल होता तो प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने के लिए अवश्य विद्रोह कर देते थे। शेरशाह ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री नियुक्त किए थे और उनके कई विभाग भी हैं वो सर्जित किए थे। तो हम केंद्रीय प्रशासन में
इन्हीं विभाग व मंत्रियों का अध्ययन है वो करेंगे। अब इसमें पहला आता है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत का अध्यक्ष व मंत्री है वो कौन होता था? वजीर होता था। और वजीर ही वित्त व राजस्व संबंधी मामलों को देखता था और वही इनका निरीक्षण करता था और शेरशाह के आदेशानुसार कार्य चलाता था। दूसरा है दीवाने आरिस। यह केंद्रीय विभाग का जो मंत्री होता था वह सेना की भर्ती करना, सैनिक संगठन बनाने जैसे कार्य हैं वो करता था। तीसरा है दीवाने रसालात। दीवाने रसालात का जो मंत्री होता था वह शेरशाह के आदेशानुसार पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, दूसरे देशों में दूत भेजना और बाहर से आए व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना इस विभाग व मंत्री का प्रमुख कार्य था। इसके अलावा चौथा है दीवान ए इंसा, अर्थात इस विभाग का मुख्य कार्य है वो शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना, सरकारी निर्णयों से प्रांतीय अधिकारियों को अवगत कराना तथा सरकारी प्रलेखों को संभाल कर रखना दीवान ए इंसा का मुख्य कार्य था। इसके अतिरिक्त दो गौण विभाग भी थे जिसमें अपन कह सकते हैं दीवान ए काजी, जो मतलब न्यायाधीश होता था, जो उनकी समस्याओं को सुनता था। इसके अलावा दीवान ए बरीद, जो गुप्तचर विभाग संबंधी कामों को या मामलों को संभालने का कार्य है वो करते थे। शेरशाह सूरी ने भी अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन को प्रांतों में बांटा था। केंद्रीय प्रशासन को किस में बांटा था? प्रांतों में बांटा था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह सूरी ने राज्य को अनेक भागों में बांटा था। कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी ने राज्य को सरकारों में बांटा था, जबकि इतिहासकार परमात्मा शरण जी कहते हैं कि राज्य को या केंद्र को प्रांतों में बांटा था। और राज्य की सबसे बड़ी इकाई शासन व्यवस्था संभालने वाला प्रांतीय अधिकारी मुख्य शिकदार और मुख्य मुंसिफ होता था। अर्थात प्रांतीय जो शासन व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी हैं वो मुख्य शिकदार और मुख्य मुंसिफ होते थे। मुख्य शिकदार तो एक सैनिक अधिकारी होता था जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था और फौजदारी मुकदमे की सुनवाई पर उन पर अपना निर्णय भी है वो देता था। परगनों के शिकदार इसके अधीन होते थे, जो उनके आदेशानुसार कार्य है वो करते थे। शेरशाह सूरी स्वयं इन दोनों अधिकारियों के अधिकार, कार्य आदि का निर्णय है वो करते थे। इसी तरह से प्रांतीय शासन व्यवस्था है उसे शासन की सहूलियत से और विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाते हुए प्रांतों को परगनों में बांटा गया था। अब देखिए, शेरशाह सूरी के काल में राज्य की सबसे बड़ी इकाई को अनेक परगनों में बांटा गया था ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों का शासन आसानी से चलाया जा सके। प्रत्येक परगने का शासन प्रबंध शिकदार
मुंसिफ, खजांची और कारकुन के हाथों में होता था। अर्थात ये परगना स्तर के प्रमुख अधिकारी शिकदार, मुंसिफ, खजांची और कारकुन, जबकि प्रांतीय स्तर के प्रमुख अधिकारी मुख्य शिकदार और मुख्य मुंसिफ होते थे। अब हम पढ़ रहे हैं परगना स्तर पर। तो देखिए, परगना स्तर पर जो मतलब शिकदार का मुख्य कार्य था, चोर, डाकू और जो विद्रोही होते थे उनको कुचल कर परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना। मुंसिफ जो होता था वह परगने में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी है, वो होता था। इसके अलावा वह भूमि की पैमाइश करवाकर भूमि कर निश्चित करता था, और यदि कोई किसान समय पर निर्धारित भूमि कर नहीं देता था तो मुंसिफ उसे दंडित भी कर सकता था। खजांची परगने के राजकोष का अध्यक्ष होता था और इसका मुख्य कार्य राजस्व की रकम एकत्र कर इसकी सूचना सिकदार को देना था। और प्रत्येक परगने में 2 कारकुन यानी लिपिक होते थे, एक हिंदी में और दूसरा फारसी में फसलों का रिकॉर्ड बनाते थे और रखते थे। इस तरह ये सभी अधिकारी मिलकर परगना स्तर की शासन व्यवस्था चलाते थे। अब परगनों को सूरी ने ग्राम स्तर पर बांटा था। तो शासन की सबसे छोटी इकाई उस समय में कौन सी होती थी? ग्राम। और प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता था जिसे मुकदम कहते थे, और मुकदम गांव के किसानों से राजस्व वसूल करके उसे आगे तक पहुंचाने का कार्य करता था। इसके अलावा गांव में शांति व्यवस्था व अपराधों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। मुकदम के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में पटवारी, चौकीदार होते थे, और पटवारी भूमि कर का हिसाब रखता था तथा चौकीदार उसकी सहायता करता था। पटवारी भूमि कर का हिसाब रखता था और चौकीदार उसकी क्या करता था? सहायता करता था। प्रत्येक गांव स्वतंत्र ग्राम पंचायतों के अधीन होता था, यानी प्रत्येक गांव में कई ग्राम पंचायतें मतलब स्वतंत्र ग्राम पंचायतों के अधीन होता था, और गांव की सुरक्षा, गांव की सफाई, गांव के लोगों के आपस में झगड़े, इन सब का निर्णय मुकदम के नेतृत्व में जो पंच होते थे, जातीय पंच व गांव के पंच मिलकर देते थे। इसके अलावा ग्रामीणों को बाजार उपलब्ध करवाना, उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाना भी गांव की मुखियाओं का प्रमुख कार्य था। अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी की भू कर व्यवस्था यानी भूमि कर व्यवस्था। उस समय में राज्य की सबसे बड़ी आय भू राजस्व मानी जाती थी। शेरशाह सूरी ने अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते हुए भूमि संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी, और इसी कारण शासक बनने के बाद वह श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था स्थापित कर सका था। अर्थात शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी के पूर्व दिल्ली के सुल्तान भूमि को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए मनमाना
भूमि कर वसूल करते थे, जिससे किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। शेरशाह सूरी किसानों को सुखी एवं समृद्ध बनाना चाहता था, अतः उसने भूमि की पैमाइश करवाकर प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल एक रजिस्टर में दर्ज करवाया था। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था: उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। इन तीनों श्रेणियों की भूमि उपज को जोड़कर 3 से विभाजित कर प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाली जाती थी और पैदावार का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था। किंतु कानूनों के अनुसार यह हिस्सा 1/4 लिया जाता था। किसानों को यह स्वतंत्रता दी हुई थी कि वे भूमि कर अनाज के रूप में भी दे सकते थे और नकद के रूप में भी दे सकते थे, और प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का है वो पट्टा दिया हुआ होता था, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति और किसान द्वारा अदा की जाने वाली लगान दर्ज होती थी। प्रत्येक किसान को एक कबूलियत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे और जिसके अंतर्गत किसान भूमि कर के नियमों को अपनी स्वीकृति प्रदान करता था। शेरशाह सूरी ने अपने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे किसानों के साथ नरमी बरतें, किसानों की भूमि की पैमाइश करते समय उन्हें ज़्यादा परेशान न करें और नियमानुसार ही उनसे राजस्व की वसूली है वो करें। इसके अलावा किसानों से अन्य कर के रूप में भूमि निरीक्षकों का खर्च निकालने के लिए जरिमाना कर, भूमि कर वसूल करने वाले कर्मचारी के लिए मुहासिलाना कर एवं दुर्भिक्ष या प्राकृतिक प्रकोपों के लिए भंडार बनाया जाता था और इसके लिए किसानों से दह-ए-अस्तरी नामक कर लिया जाता था। शेरशाह सूरी ने कृषि व्यवस्था में सुधार करते हुए अपने सेना नायकों को आदेश दिया था कि वे सैनिक अभियान में जाते समय किसी तरह से किसान की फसलों को नष्ट न करें, क्षति न पहुंचाए और अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसे कठोर दंड की सजा है वो दी जाएगी। शेरशाह सूरी ने भूमि प्रबंधक में जो भूमि उत्तम होती थी उस पर अधिक कर लेते थे, जो भूमि मध्यम होती थी उस पर उससे थोड़ा कम कर लेते थे और जो भूमि निम्न होती थी उसमें उससे भी कम कर दिया जाता था, ताकि किसान को कर अदा करने में किसी तरह की कोई समस्या है वो न आए। उस समय में यह भी व्यवस्था थी कि अगर किसी किसान की फसल चौपट हो जाए, प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाए तो उसको भू राजस्व कर में रियायत आदि भी देने की व्यवस्था थी। और स्वयं शेरशाह सूरी ने न्यायिक व्यवस्था के लिए कड़ी दर कड़ी न्यायाधीशों की नियुक्ति की हुई थी और स्वयं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था और वह प्रत्येक बुधवार को अदालत लगा रहा था और जिसमें वह मामलों की सुनवाई भी है वो करता था। इस तरह शेरशाह सूरी ने अपने अल्पकाल में अपने साम्राज्य को
सुव्यवस्थित चलाने का कार्य है वो किया था। धन्यवाद।